नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के वीडियो में हम संविधान के अंतर्गत संसद का अध्ययन करेंगे। संसद के दोनों जो अंग हैं या सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उस पर चर्चा किया जाएगा। कैसे गठन होता है, सदस्यों की संख्या क्या होगी, योग्यताएं क्या होंगी, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत की जाए। तो जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हम संसद में आज लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा संघीय विधायिका क्या होती है इसमें जान लें। तो जो संघीय विधायिका होती है, जैसे देखो शासन के 3 अंग होते हैं, जरा इसको समझिएगा। शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के जो अंग हैं वो 3 होते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इसी को आप विधायिका भी कह सकते हैं, और है आपका न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में कह रहा है। अनुच्छेद 52 इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अब हम व्यवस्थापिका या विधायिका के बारे में बात करेंगे, और जो व्यवस्थापिका या विधायिका है उसको दूसरे नाम से आप संसद कह सकते हैं। दूसरे नाम से आप संसद कह सकते हैं। तो जो भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली का जो दूसरा आधार स्तंभ है वो आपका संसद है। पहला आधार स्तंभ क्या है? पहला आधार स्तंभ संवैधानिक रूप से कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति को दिया गया है, और दूसरा स्थान किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अब थोड़ा सा यदि इसके बारे में बात किया जाए तो संसद के बारे में प्रावधान, अभी देखिए संसद के अंदर हम लोकसभा को बात पढ़ेंगे। तो संसद के बारे में प्रावधान क्या है, पहले संसद को जान ले तब लोकसभा पर आते हैं। तो संसद का प्रावधान कहां है? तो आर्टिकल आपका जो अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जिसका गठन, अनुच्छेद 79 में कहा गया संघ के लिए एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा, ठीक है ना। तो संसद का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यदि आपसे छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यदि आपसे संसद के अंग पूछा जा रहा है, संसद के अंग पूछा जा रहा है, तब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा बताएंगे। और संसद के भाग पूछा जा रहा है, देखो अंग में तीनों हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये संसद के सदन पूछा जाए, ये अंग हैं, ये संसद के अंग हैं। यदि आपसे सदन पूछा जाए, संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं। सदन 2 हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन हैं, लेकिन जब अंग पूछा जाएगा तब 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो गठन का प्रावधान 79 में है
और गठन किसका कैसे कैसे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कैसे कितने हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, संरचना की बात कर ले। गठन और संरचना बस वही अंतर है, गठन इसका या इसकी संरचना कैसे है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है ना। अब लोकसभा के गठन के बारे में, जो आपकी लोकसभा है इसके गठन के बारे में आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। और जो आपकी राज्यसभा है इसके गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। अब हमें चूंकि लोकसभा, इस लेक्चर में लोकसभा को कवर करना है तो थोड़ा सा हम लोकसभा पर बात करते हैं। तो लोकसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 81, और ध्यान रखिएगा पूर्ववर्ती जो आपका था अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, 81 और अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया था। अब 331 का जिक्र नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी बात करते हैं। 331 का जिक्र अब नहीं होगा, अब केवल गठन के बारे में 81 का जिक्र किया जाएगा। तो गठन हो गया लोकसभा का 81 के बारे में, ठीक है ना। ये देखिए लोकसभा का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 81 में है। इस लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, निम्न सदन भी कहा जाता है, या इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, या इसको हम शक्तिशाली सदन भी कहते हैं, शक्तिशाली सदन भी कहते हैं। ये लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है। अभी इसके पहले हमने चर्चा ये किया था कि जो संरचना है किसकी, संसद की, वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होती है। गठन के बारे में भी हमने चर्चा किया कि जो गठन है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है, लेकिन जो इसकी संरचना है किसकी, संसद की, जो संसद की संरचना किसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है ना। अब हम लोकसभा पर ही चर्चा करेंगे। संसद का गठन कहां है, 79 में गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की संरचना कैसे है, लोकसभा और राज्यसभा से। संसद के कितने अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ रहा है ना। सदन पूछा जाएगा और अंग पूछा जाएगा, तो अंग 3 और सदन 2, ठीक है ना। तो अब चूंकि हमें संसद में बस इतना ही जानना है, बाकी संसद के दोनों अंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन हमें करना है। तो इस लेक्चर में हम संसद का जो निम्न सदन है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, लोकसभा के बारे में चर्चा करनी है। तो लोकसभा के गठन का प्रावधान कहां है, अनुच्छेद 81 में। इसको किस किस नामों से जानते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, या शक्तिशाली सदन कहते हैं। यह निम्न सदन जरूर है, लेकिन राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां इसके पास हैं, राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां इसके पास हैं। तो इसी कारण कभी कभी जब कहीं संसद की बात होती है तो संसद का जो अर्थ हम लगा लेते हैं, संसद का अर्थ केवल हम किससे लगा लेते हैं, लोकसभा से लगा लेते हैं। यदि संसद की बात की जाती है तो उसका अर्थ हम लोकसभा से लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके उपनामों पर बात की गई है। अच्छा, गठन के बारे में एक प्रावधान की बात की गई, तो अब ये आप मूल संविधान के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 81 और
एक अनुच्छेद और आपको मिलेगा 331, और इस 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बात किया गया है। लेकिन अब हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वर्तमान संविधान में इसका प्रावधान है ही नहीं। अभी इस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए अब हम और जाने स्थान का आवंटन कैसे होता है, किसमें, लोकसभा में। लोकसभा में स्थानों का आवंटन कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका अनुच्छेद 81 का 2 सेक्शन है, 81(2) में कहा गया है कि जो लोकसभा में सदस्यों का जो आवंटन होगा वो राज्यों की जनसंख्या के अनुसार होगा। जो प्रत्येक राज्य हैं उनको लोकसभा में कितने कितने स्थान मिलेंगे वो वहां की जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होगा, ठीक है ना। और ये जनसंख्या कहां की ली जाएगी, जनसंख्या किस वर्ष की होगी, जनसंख्या की गणना कहां से होगी, जनसंख्या की जो गणना होगी वो जनगणना 1971 की होगी। जनगणना 1971 की जनसंख्या से लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे जहां राज्य होंगे, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य होंगे, उनको सीटें कम मिलेंगी। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य होंगे तो उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी। और इस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन किया गया, जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन किया गया वो कुल जो सीट निर्धारित की गई, कुल सीट निर्धारित की गई वो 552 निर्धारित की गई। लोकसभा में कितनी सीट निर्धारित की गई, 552। अब ये जो 552 का स्ट्रक्चर था इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये हमारा मूल संविधान कह रहा है। अब इस 552 में समझिए ध्यान से, ये निर्धारित की गई, ये अधिकतम है, ये अधिकतम। अब ध्यान से समझिएगा, इस 552 में ये कहा गया कि 530 सदस्य होंगे, ये राज्यों से होंगे। 20 इसमें कहां से होंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे 20 सीट वहां से होगी, केंद्र शासित प्रदेश से। बचा जो 2, ये जो 2 सदस्य होंगे ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये मनोनीत किए जाएंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यह मूल संविधान की व्यवस्था है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हमसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में आपके लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं। अब आपको यदि मान लिया जाए 552, 550, 545 या 543 इसमें से चयन करना है तो क्या चयन किया जाए। तो अब इसी पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। मूल संविधान हमारा क्या कह रहा है
कि अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होगी, 552 निर्धारित की गई है। और ये तय कर दिया गया है कि 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। 2026 तक सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब आ जाइए, थोड़ा सा मजेदार चीज समझिएगा। 552 है कि 545 है या 550 है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 25 जनवरी 2002 तक, सॉरी 2020 तक ये जो सदस्य संख्या थी अधिकतम वो 552 ही थी, अधिकतम 552 ही थी। लेकिन ध्यान से अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो आपका 104वां संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 में प्रावधान क्या किया गया, जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था, इसको पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अर्थात अब लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कब? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो जब इसको समाप्त कर दिया गया तो ये जो 552 था अधिकतम सदस्य संख्या, 552 जो अधिकतम सदस्य संख्या थी, अब ये घट करके, ध्यान से समझिएगा, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 से घट करके कितनी रह गई, 550 रह गई। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें अब ये व्यवस्था खत्म है। तो 550 में 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होंगे। आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई लोकसभा से। इसीलिए हमने अनुच्छेद 331 का चर्चा नहीं किया है। तो यदि अब कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो वो 550 बताएंगे। अब यदि कार्यकारी आपसे पूछ लिया जाए, कार्यकारी सदस्य संख्या कितनी है, या वर्तमान सदस्य संख्या, कार्यकारी या वर्तमान सदस्य संख्या, ये यदि पूछ लिया जाए तो 543 है। 543 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में हैं, जिसमें 530 राज्यों से हैं और 13 संघ शासित प्रदेशों से हैं। आया समझ में? तो यदि वर्तमान में लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर लोकसभा का है। चलिए, चीजें समझ में आ रही हैं? आगे कुछ बात किया जाए। निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा सदस्यों का? तो निर्वाचन जो लोकसभा सदस्य है, मैंने आपको बताया था कि इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। अर्थात ये हर कुछ निश्चित समय के बाद पूरी लोकसभा भंग हो जाती है। तो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात इसमें 18 वर्ष
आयु प्राप्त वयस्क जो भारत का नागरिक है वो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकता है। 18 वर्ष आयु प्राप्त भारतीय नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अब हमने कहा 18 वर्ष आयु प्राप्त, 18 वर्ष आयु प्राप्त, ध्यान से समझिएगा। पहले ये जो 18 वर्ष आयु प्राप्त है ये मतदाता सूची में इसका नाम शामिल होगा, या यूं कह ले कि मत का अधिकार के लिए, मताधिकार के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष ये वर्तमान में है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं था, ये जो 18 वर्ष आयु किया गया ये कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की जो आयु है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कहने का मतलब पहले मत देने के लिए जो आयु थी वो कितनी थी? वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और मत देने की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई। तो जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, वो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा होता है। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा आगे बात किया जाए। अर्हताएं क्या होती हैं लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए? कोई भी सदस्य लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए क्या योग्यता होती है? तो भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है ना? और जो दूसरी मुख्य योग्यता है, आयु के बारे में बात किया गया है कि आयु कम से कम 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। मतलब उसकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष अवश्य हो। ये दो मुख्य योग्यताओं के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना? जगह का, जैसे स्थान की बात कर ले तो जहां उसका निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज है वो किसी भी राज्य का निवासी होगा, राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र का निवासी होगा। तो जिस भी संसदीय क्षेत्र में उसका निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज है वह व्यक्ति उसी स्थान से क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस पर्टिकुलर स्थान का निवासी होना आवश्यक नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है। अर्थात भारत परिक्षेत्र में कहीं का भी कोई नागरिक हो, कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, इसमें स्थान की बाध्यता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और वो किसी भी स्थान का निवासी हो, निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज है तो भारत के किसी भी क्षेत्र से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये अर्हताएं होती हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात किया जाए। अब यदि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो किन किन आधार पर
उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अर्थात सदस्यों के लिए निर्हरताएं क्या होती हैं, किन कारणों से उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला तो यह है कि वह कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, अर्थात हमारे संविधान में ये लिखा है कि लोकसभा का सदस्य और किसी लाभ के पद पर दोनों एक साथ वो नहीं रह सकता है। तो यदि लाभ का पद धारण करता है तो उसकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है या उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वह विकृत चित्र हो गया है या दिवालिया घोषित हो गया है, अर्थात वो देनदारियां जो उसके ऊपर हैं अब वो देनदारियों के लिए सक्षम नहीं है, तो उसको लीगल तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाए। दल बदल एक कानून है जिसको 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 में एक अधिनियम जोड़ा गया था जिसका नाम था दल बदल कानून। इस कानून के तहत जो 10वीं अनुसूची में है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, तो इस अनुसूची के तहत, इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जिस दल से, जिस चुनाव चिन्ह से, जिस पार्टी से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है, निर्वाचन के बाद यदि वह उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरे दल में चला जाता है, तो इसको दल बदल का कानून का उल्लंघन माना जाएगा, अर्थात वो दल बदल कानून के अंतर्गत आ जाता है और उसकी सदस्यता भी जा सकती है। तो इसके आधार पर संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल का सदस्य एक साथ हो जाए, जैसे लोकसभा का भी सदस्य हो, राज्यसभा की सदस्य हो, या लोकसभा और किसी राज्य के विधानसभाओं का सदस्य हो, तो दोनों सदस्यता एक साथ नहीं रह सकती है। जैसे वो संसद का सदस्य चुना जाता है, इन सदनों की सदस्यता से उसको त्यागपत्र देना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी सदस्यता इस आधार पर भी जा सकती है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें समझा जाए। और अब यदि इसमें देखो 1, 2 और 4 इसके आधार पर निर्योग्यता लागू होती है या निर्हरता लागू होती है, निर्हरताएं लागू होती हैं, लगे हाथ समझ लिया जाए। तो इसका निर्णय जो है, निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, और वह किसके माध्यम से? निर्वाचन आयोग के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से। ठीक है ना। लेकिन यदि निर्हरता 3 के आधार पर लागू होती है, दल बदल के आधार पर लागू होती है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल के आधार पर निर्हरता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और यदि लाभ का पद है, दल बदल या विकृत या दिवालिया मानचित्र का है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यता की बात की जाती है, तो इस आधार पर यदि निर्हरता लागू होती है तो निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसके परामर्श से? निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो ये हो गया निर्हरताओं के बारे में। आगे थोड़ा सा बात किया जाए, कार्यकाल क्या होता है? तो सामान्यतः जो संसद या लोकसभा का कार्यकाल होता है उसकी प्रथम बैठक की तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक का होता है। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होता है, ये लोकसभा का कार्यकाल है, ये डिसाइड कार्यकाल है। ठीक है ना। लेकिन इसके पहले भी भंग हो सकता है, इसके पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लेकिन अब राष्ट्रपति अपने मन से नहीं भंग कर सकता है, संसद को या लोकसभा को राष्ट्रपति अपने मन से नहीं भंग कर सकता है। ठीक है ना। वो किसके सिफारिश पर? सिफारिश किसकी होगी? सिफारिश किसकी होगी?
प्रधानमंत्री की। सिफारिश किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। अर्थात यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है 5 साल के पहले भी। ठीक है ना? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। परिस्थितियां क्या होंगी? यदि आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, ठीक है ना, तो संसद के अर्थात लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लीगली जो है वो कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है और 5 साल के बाद भी इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। परिस्थितियां क्या हैं? यदि आपातकाल की स्थिति है तो एक बार में, आपातकाल की स्थिति में एक बार में कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा और एक लाइन समझ लीजिए। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। तो इसमें जो है लोकसभा का जो कार्यकाल था, ध्यान से समझिए, लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6 वर्ष के लिए बढ़ा के कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि फिर जो है जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। ठीक है ना? तो फिर कार्यकाल को घटा करके कितना कर दिया गया? फिर 5 वर्ष कर दिया गया। ये थोड़ा सा फेरबदल हुआ। लीगल तौर पर इस समय कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक है ना? चलिए आगे थोड़ा सा और बात किया जाए, शपथ के बारे में बात किया जाए। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचन के बाद वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या राष्ट्रपति इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। अमूमन यह होता है कि जैसे 545 या 550 सदस्यों को शपथ दिलाना आसान काम नहीं होता है। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कर देता है, उसके बाद में शपथ के लिए कई व्यक्तियों को बारी बारी से वो नियुक्त कर देता है और वो लोग शपथ दिलाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है ना? और थोड़ा सा और कुछ जान लिया जाए, लोकसभा के अधिवेशन के बारे में जान लिया जाए। तो अधिवेशन का मतलब बैठक। तो लोकसभा की जो बैठक होती है वो वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन या 2 बैठकें होती हैं। राष्ट्रपति लोकसभा की 2 बैठकें बुलाता है। ध्यान से समझिएगा, 1 वर्ष में 2 बैठक। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि दोनों बैठकों के बीच में, शर्त यह है कि दोनों बैठकों के बीच में 6
6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यह शर्त है। तो 2 बैठक होती है, दोनों बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है, अर्थात पहली बैठक के अंतिम दिन और दूसरी बैठक के प्रारंभ दिन के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या 2 से अधिक भी बैठकें हो सकती हैं, विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? तो हाँ, इसका उत्तर यह है कि विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, विशेष अधिवेशन भी हो सकता है, विशेष अधिवेशन भी हो सकता है। अब वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कोई विषम परिस्थिति यदि है तो लोकसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अधिवेशन या बैठक के लिए जो कोरम होता है, कोरम क्या है, या इसको गढ़पूर्ति कहते हैं, अर्थात कम से कम कितने सदस्य यदि होंगे तो लोकसभा की बैठक आहूत हो जाएगी या लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। उसके लिए निर्धारित किया गया है कि कोरम कितना होना चाहिए, बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, उसी को कोरम कहा जाता है। जैसे लोकसभा का सत्र शुरू हो उसके लिए कम से कम, जैसे 550 हैं, कार्य इस समय वर्तमान में 543 हैं, सैद्धांतिक रूप से 550 अधिकतम है, तो मैक्सिमम कितने लोग हों, मतलब मैक्सिमम का सेंस यहां कम से कम कितने लोग हों जिससे लोकसभा की गढ़पूर्ति हो सके, अर्थात उसका कोरम हो सके। तो कहा गया है कि कम से कम 10%, 10% सदस्य अवश्य होने चाहिए बैठक को शुरू करने के लिए। 10% मतलब कुल का 10%, कुल सदस्य का कुल सदस्य का 10%, और 10% निकालेंगे तो 55 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यदि 55 सदस्य हो जाते हैं तो लोकसभा की बैठक शुरू हो जाती है। ये 55 सदस्य या 10% ये कोरम के लिए एक मानक है, ये कोरम के लिए क्या है, एक मानक है, अर्थात इतने होने चाहिए। तो ये अधिवेशन की बात हो गई, ठीक है ना। तो लोकसभा स्थान की बात हो गई, अधिकतम सदस्य संख्या की बात हो गई, योग्यता क्या होनी चाहिए, चुनाव कैसे होता है, शपथ कैसे होता है, निर्योग्यता कैसे लागू होती है, अधिवेशन कैसे होता है, ये पूरा कंप्लीट लोकसभा के बारे में बात हो गई। अब हम यदि लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात करें तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को संसद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, संसद की शक्तियों के बारे में जब हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका संसद, अर्थात लोकसभा का जो निचला सदन है, जो निम्न सदन है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के सभापति के बारे में बात करेंगे, और संसद की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।